नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनियों के कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश डालते हुए महाकुंभ की ऐतिहासिकता को अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा कि अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं, जो इसे इस सदी की सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक निश्चित कालखंड में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एकत्रित होना विश्व भर में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। यही नहीं, हमारी प्राचीन परंपरा ने भारत में 4 प्रमुख स्थानों पर महाकुंभ के आयोजन की व्यवस्था की, जो आज भी वैदिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। आगरा में आयोजित इस यूनिकॉर्न कंपनियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक विरासत के तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और औद्योगिक रूप से भी एक नई ऊंचाई छू रहा है। आज स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियां देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभा रही हैं, जिससे भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक सशक्त हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के निवेशकों, स्टार्टअप उद्यमियों और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गजों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में उद्योगों और निवेश को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार कार्यरत है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कॉन्क्लेव में देश भर से उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, उनके इस कॉन्क्लेव में उपस्थित श्री मोहनदास भाई जी, अमन गुप्ता जी, श्री देश अग्रवाल जी, आकाश चौधरी जी, श्रीमती मेघना जी, उत्तर प्रदेश शासन में इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं और मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण भी यहां मौजूद हैं। मैं आप सबका इस अपने आप में पहले यूनिकॉर्न स्टार्टअप के इस कॉन्क्लेव में आप ब्रजभूमि में उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इसे स्टार्टअप की दुनिया का यूनिकॉर्न महाकुंभ भी कह सकता है, क्योंकि इस समय कुंभ सबकी निगाहों में है और महाकुंभ के प्रति जन का आकर्षण भी है। मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज जब मैं ब्रजभूमि में आया हूं, इसके पीछे इसका अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्ध पृष्ठभूमि रही है। और लंबे कालखंड से इसने भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है। एक ओर हम आगरा में हैं और दूसरी ओर मुझे कल ही प्रयागराज से आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज पुनः इस कॉन्क्लेव के बाद मुझे पुनः प्रयागराज पहुंचना है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इसके आप देखें
दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से, और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। और उन्होंने इन सभी आयोजनों को एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ जोड़ा। ये धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तो थे ही, क्योंकि भारत प्राचीन काल से गुरुकुलों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था। आपने इस बात को देखा होगा, इस बात को महसूस करते होंगे कि प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य में जाते हैं, 14 वर्ष का उन्हें वनवास होता है, वे चित्रकूट में जाते हैं। चित्रकूट में 14 वर्ष में से 12 वर्ष उन्होंने व्यतीत किए, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि मेरे वनवास का उद्देश्य क्या था। वनवास का उद्देश्य क्या है, यह समझने के लिए वे महसूस किए कि मैंने तो 14 वर्ष में से 12 वर्ष का समय तो ऐसे व्यतीत कर दिया, लेकिन उद्देश्य है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, उद्देश्य छुपा हुआ है। वो कहां है? वो दंडकारण्य में। दंडकारण्य की जब बात हुई तो उनके सामने दोनों बातें सामने आई। एक, कि ऋषि मुनि यहां तपस्या कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ राक्षस भी उनका वध कर रहे हैं। यहां जनजीवन अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त होने के पीछे के कारणों को जब उन्होंने ढूंढा तो उन्होंने पाया कि भारत की ज्ञान की परंपरा के प्रति दुराग्रह रखने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति है वह उन्हें बाधित करती है। और यह दृश्य उनके सामने तब भी आया था जब बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के एक विशिष्ट यज्ञ के आयोजन में मारी, सुबाऊ और ताड़का जैसे राक्षस विघ्न बाधा पैदा करके उस आयोजन को बाधित कर रहे थे। दंडकारण्य केवल एक ऋषि भूमि नहीं है, भारत की आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा का प्रवाह भी है। और जैसे ही भगवान राम ने वहां प्रवेश किया तो संघर्ष प्रारंभ हो गया। आप मुझे बताइए कि अगर भगवान राम
इन 14 वर्षों को चित्रकूट में ही व्यतीत करते हुए वापस आ गए होते तो अयोध्या के राजकुमार बन जाते, राजा बन जाते, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन लोग पूज्य नहीं बन पाते। लोग पूज्य वे तब बने जब उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक भारत की ज्ञान की परंपरा को निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। और ज्ञान के इस प्रवाह को अगर आप देखें तो चारों स्थानों पर जो 4 महाकुंभ होते हैं 12-12 वर्ष के अंतराल में, कमोबेश 3 और 4 वर्ष के अंदर एक आयोजन किसी एक स्थल पर आयोजित होता है। ये वास्तव में भारत की चिंतन परंपरा को आगे बढ़ाने के ही आयोजन है। आध्यात्मिक और ज्ञान की परंपरा को चिंतन में बदलने और फिर इसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से भारत की ऋषि परंपरा एकत्र होती थी, उन पर चिंतन करती थी, समाज के लिए गाइडलाइन तय करती थी, जो समय समय पर विभिन्न स्मृतियों के माध्यम से भी समाज के सामने आई और फिर समाज उसका अनुसरण करता था। अब याद करिए, हर तीसरे चौथे वर्ष में एक इस प्रकार का बड़ा आयोजन होता है। भारत की ज्ञान की इस परंपरा को लिपिबद्ध किए हुए बहुत समय नहीं हुए। याद करना कि ये परंपरा पहली बार संहिताबद्ध होती है भगवान वेदव्यास के समय में, आज से 5000 वर्ष पहले। दुनिया की दृष्टि से ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत अर्वाचीन है, यानी नया है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले तो हमारा त्रेता युग, द्वापर यानी त्रेता का समापन था, द्वापर की शुरुआत थी, और द्वापर का समापन था और कली युग का प्रारंभ था। तो उससे पहले भी पूरा द्वापर चला गया, पूरा त्रेता चला गया, पूरा सतयुग चला गया। युगों की एक परंपरा, और ये 7वां मनवंतर है, यानी एक लंबी परंपरा भारत की ऋषि इसको किस रूप में मानती रही है। तो अगर भारतीय संस्कृति की दृष्टि से, सनातन धर्म की संस्कृति की दृष्टि से देखेंगे तो ये अर्वाचीन है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो 5000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर मुझे लगता है किसी का भी इतिहास आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही तमाम प्रकार के मंथन और इस प्रकार के चिंतन के कुछ अवसर और भी आए हैं, जिनमें नैमिषारण्य का नाम भी आता है। पहला जो पुराण भगवान वेदव्यास ने अपना रचा था वह श्रीमद् भागवत महापुराण रचा था, और 18 पुराण की न्यू उसी शैली से आगे रचे जाने हैं। यह उन्होंने जो तय किया वही आगे बढ़ा, और जो आगे चल करके नैमिषारण्य में इन सब आयोजनों का एक अवसर बनता है। इसमें आज से 3500 वर्ष पहले 88,000 ऋषियों को उसी नैमिषारण्य में एकत्र होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने सभी पुराणों के बारे में, उप पुराणों के बारे में, भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करके वर्तमान पीढ़ी को उन्होंने फिर उसे प्रदान किया। महाकुंभ के आयोजन में हो सकता है कि इस प्रकार के किसी आयोजन को आगे बढ़ाने का अवसर न मिला हो, क्योंकि वो पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक हो गया। हमने ज्ञान की इस भौतिक परंपरा को अध्यात्म से अलग करके ये मान लिया कि इसमें अब बहुत कार्य करने का दायित्व तो यह सब आज की बुद्धिजीवियों में है, उन्हीं के ऊपर हमने छोड़ दिया है। हम अपनी अकादमिक संस्थाओं के ऊपर इन कार्यों को छोड़ दिए। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए मोहनदास जी को और अमन जी को और उनकी पूरी टीम को, कि जिन्होंने भारत की इस बौद्धिक परंपरा को इस यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव के माध्यम से आगरा में आयोजित करने का यह एक अवसर, इस एक कार्यक्रम यहाँ पे किया है। जब मैंने इस कार्यक्रम के बारे में पूछा, मुझे अभी जब मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया, प्रशासनिक अधिकारी वहां मुझे मिले थे,
तो मैं गाड़ी में बैठने वाला था, उन्होंने कहा जनप्रतिनिधिगण एयरपोर्ट में इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए। तो मैंने कहा जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रम में भी तो चल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनका कार्यक्रम बहुत गोपनीय है, किसी की भी उसमें एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा चलिए जनप्रतिनिधि से मिलने लेता हूं, और उनका जो अनुशासन होगा उसे अनुशासन का हम पालन करेंगे। जनप्रतिनिधि से मिलकर उनको यही एयरपोर्ट पे ही बिठाएंगे, और फिर मैं भी अकेले ही उस कार्यक्रम, उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनूंगा। लेकिन एक अच्छा प्रयास, और ये यूपी में तो पहली बार इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि जब देश भर से जुड़े हुए प्रतिष्ठित यूनिकॉर्न एक साथ एक कॉन्क्लेव के माध्यम से जुड़ करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये सच है कि कोई भी यूनिकॉर्न बिना इनोवेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। इनोवेशन के लिए इनोवेटिव आइडियाज चाहिए, और ये आइडियाज आएंगे एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर करें। विचार कहीं से भी मिल सकते हैं, और ये विचार की परंपरा आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से। याद करिए, दुनिया के सभी प्रकार के रामायण की आधारशिला बनती है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण ये कितनी लोकप्रिय क्यों हुई? वाल्मीकि रामायण के लोकप्रिय होने का कारण है कि महर्षि वाल्मीकि ने उसे व्यवहारिक संस्कृत में लिखा, बोलचाल की संस्कृत में लिखा। व्याकरण की संस्कृत नहीं है, व्यवहारिक संस्कृत है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भारतीय भाषा का जो जानकार हो, अगर उसे एक बार उस संस्कृत के बारे में नहीं भी जानता हो, लेकिन भारत की किसी भी भाषा को जानता होगा, अगर वह उसे एक बार ध्यान से उस वाल्मीकि रामायण को पढ़ेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वाल्मीकि जी क्या बोलना चाहते हैं। और वह आधार बना, महर्षि वाल्मीकि के मन में एक श्लोक फूट रहा था। उन्होंने कहा मैं लिखूं किसके बारे में, ये समझ में नहीं आ रहा। वे नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा मेरे मन में एक श्लोक आ रहा है, लेकिन मैं उस श्लोक को एक ग्रंथ के रूप में रचूं तो किसको रचूं? तो नारद जी ने कहते हैं कि इस प्रकार का पुरुष तो एक ही है, जो परम पुरुष है, और वह श्री राम है। उनको आधार बना करके आप इस ग्रंथ की रचना करें। आप मुझे बताइए कि अगर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता तो क्या रामायण जैसा ग्रंथ हमारे सामने आ पाया? नहीं आ पाता। और मुझे लगता है कि आप लोगों का यहाँ पर एक दूसरे के साथ विचारों का शेयर करना, यहाँ किसी एक नई रामायण की रचना का आधारशिला भी बनने जा रहा है। आधारशिला बनने जा रहा है। यही भारत की परंपरा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जब हम चर्चा करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन दास जी को भी, नचिकेता जी को भी, और उनकी पूरी टीम को। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन लोगों का इंटरेक्शन पिछले काफी दिनों से चल रहा है। लगातार ये लोग अपना उत्तर प्रदेश सरकार को अपने विचारों से भी अवगत कराते हैं। हमें पॉलिसी मेकिंग में कहां पर किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के उनके विजन को हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। और मुझे लगा बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने काफी व्यवहारिक धरातल पर कार्य किया है, और अपने अनुभव का लाभ जब ये लोग हमारी टीम को देते हैं, हमारी टीम प्रभावी ढंग से इसको आगे बढ़ाती है। स्टार्टअप की संस्कृति को एक नया आयाम मिला है जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने इस देश के अंदर कार्यभार ग्रहण किया। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ।
सिस्टम पहले भी था, लेकिन लोगों के मन में सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं था, क्योंकि स्वयं के प्रति जब विश्वास नहीं है तो सिस्टम के प्रति कैसे विश्वास होगा। और यही स्थिति दुर्भाग्य से देश के अंदर 2014 के पहले बनी रही थी। लोग एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, स्वयं पे विश्वास नहीं करते थे, देश के सिस्टम पे उनका विश्वास मूर्छा चुका था। और उस समय उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और मेड इन इंडिया की एक नई भावना को आगे बढ़ाया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर इस दिशा में बहुत अच्छे कदम उठाए गए। भारत सरकार ने इस दिशा में नए क्रांतिकारी कदम उठाए और उन्होंने इस मुद्दे पर हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित किया। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, स्टैंड अप इंडिया से बहुत कुछ सीखा होगा। और उस जो उन्होंने उस समय बात कही थी युवाओं के बारे में कि हमारा युवा अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनेगा और स्टार्टअप इंडिया आधार बनेगा। और स्टार्टअप इंडिया देखते ही देखते पूरे देश ही नहीं दुनिया के अंदर छापावा दिखाएंगे। आज हमारे पास पूरे देश के अंदर अनेक यूनिकॉर्न है। उत्तर प्रदेश ने जो कदम उठाए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 14,000 से अधिक स्टार्टअप्स अकेले यूपी में, और इनमें से लगभग 7,000 ऐसे हैं जिनको केवल महिलाएं लीड कर रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। और मेरा मानना है कि ये केवल फिनटेक में ही नहीं है, जीवन के अलग अलग फील्ड में इन्होंने कुछ नया करके दिखाया है। हम बहुत चक हैं कि यूपी जैसे राज्य में फिजिक्स वाला में भी एक यूनिकॉर्न बन गया। जब मेरी 3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा उनका आइडिया लगा। इन्होंने किस फील्ड में काम किया, ऐसा नहीं कि पहले अवसर नहीं थे, अवसर पहले भी थे, लेकिन देखते ही देखते यूपी के प्रतियोगी छात्रों ने और स्कूली छात्रों ने उसको हाथों हाथ लिया। आज यदि आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन जनपदों में जहां के बारे में हम लोग ये मानते थे कि वहां टेक्नोलॉजी के बारे में लोग क्या जानते हैं, वहां पर भी फिजिक्स वाला पहुंचा हुआ है। उन दूर दराज के जनपदों में ये चीजें बताती हैं कि इनोवेटिव आइडियाज के साथ साथ टेक्नोलॉजी जब उसके साथ जुड़ती है तो वह कैसे छाता हुआ दिखाई देता है। या उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुए हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको महाकुंभ का ही बता सकता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस बारे में कहा था कि कुंभ को डिजिटल कुंभ के साथ बता जोड़ो। आप सोचिए, डिजिटल कुंभ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक 28,000 से अधिक लोगों को डिजिटल खोया पाया वाले केंद्र के माध्यम से उनके घर वालों से मिलवाने का काम किया। 28,000। अनुमान करिए, जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, हजारों मारे नहीं गए, डिजिटल खोया पाया केंद्र उनको उनके
से मिलाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। हाँ, क्योंकि भीड़ भी आप मानते चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितनी की आबादी है। प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। हमने ट्रेन चलाई, बसें चलाई और उन्हें भेजने की कार्रवाई की, तो बहुत सारे लोग पिछड़े होंगे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उसके लिए QR कोड भी दिए, उनको हम लोगों ने डिजिटल टूरिस्ट मैप भी उपलब्ध करवाए, उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी और उसके उपरांत उनके साथ संवाद संपर्क भी होना प्रारंभ हुआ। वे सभी एक एक करके मिलते गए और फिर उनके परिवार के लोगों को नजदीक के पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई और वे सभी लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित वापस आ चुके। ये टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती बहुत कठिनाई होती। प्रयागराज की एक घटना तो ऐसी भी है जिसमें एक व्यक्ति अपने घर से निकल गया। वो जिद कर रहा था कि नहीं, मैं किसी भी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन संगम में ही मुझे स्नान करना, वोट होने पर। अचानक रात्रि में 1 और 2 बजे के बीच में एक स्टैम्पेड की घटना घटित होती है। कुछ लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है। तो घर वालों ने और मोहल्ले वालों ने समझ लिया कि वह व्यक्ति भी मर गया होगा, लेकिन वो मरा नहीं था। वो तो घर से जिद करके गया था और भंडारे जगह जगह लगे थे, तो भंडारे खाने में मस्त था। 13वें दिन घर के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने उसकी 13वीं की तैयारी कर और तब तक वो सांझ से ई-रिक्शा में बैठकर अपने घर पहुंच गया। और अपने घर पहुंचता है, लोग देख के बहुत चलते कि क्या ये वही है? कहा कि वे कहां थे अब 12 दिन? उसने कहा कि तुम बता, इतना अच्छा खाना पीने की व्यवस्था थी, खा पी करके वापस आ रहा हूं। उससे पूछा ये सब क्या है? कहा कि सब तुम्हारे लिए आयोजन किया जा रहा था। उसने कहा मैं तो जीवित। आप आश्चर्य करके इस प्रकार के दृश्य थे, लेकिन महाकुंभ के स्केल को महाकुंभ में जाकर के ही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही स्टार्टअप की दुनिया है। एक विचारों का आदान प्रदान आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी जैसे राज्य की दृष्टि से अगर आपको मैं बताऊं, अभी ई व्हीकल के बारे में चर्चा हो रही थी, मोहनदास जी कह रहे थे, और मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसेज अपने सभी 17 सिटीज में प्रारंभ की। पब्लिक का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अनुमान यानी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक बात उन लोगों से पूछे, मैंने जब गोरखपुर और अयोध्या में से लॉन्च किया तो मैंने लोगों से पूछना प्रारंभ किया। तो अयोध्या से तो लोगों का उतना इंटरेक्शन नहीं था, मैं जाता था, कुछ लोगों से मिलने के आ जाता, लेकिन गोरखपुर मेरा संसदीय क्षेत्र रहा है, मैं वहीं से MLA भी हूं, तो वहां के लोग साहब इसको जो सिटी के अंदर मत करिए, सिटी से दूर भी लेके जाइए। पहले मैंने 5 बसेज वहां रखी, फिर उसे 15 की गई, फिर 25 की गई, फिर 40 की गई,
और उसकी डिमांड बढ़ती गई, यानी सिटी से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर के रेडियस में सभी महत्वपूर्ण कस्बों से होकर के वह गोरखपुर आ रही है और बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को भी कहा, मैंने कहा ये काम करो कि प्रदेश के अंदर हर गांव को इलेक्ट्रिक व्हीकल से जोड़ने की कार्रवाई करो, इलेक्ट्रिक बस सेवा से जोड़ने का काम करो, क्योंकि अब तो उसका बैकअप भी अच्छा है, 300 किलोमीटर का वह दूरी तय कर लेती है। और हम लोगों ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका प्रोडक्शन करता है, तो हम पर बस 20 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको देंगे और अन्य प्रकार की सुविधाएं देंगे। कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है उसमें, वह इलेक्ट्रिक बस सेवा दे यहाँ पर यूपी के अंदर। और बहुत अच्छी पॉलिसी हमने यहाँ पर की है। इसमें हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं। मेरा मानना है कि अगले 3-4 महीने में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा चुके हैं। एक बड़ा निवेश एफडीआई का है, वह यूपी के अंदर हिंदुजा ग्रुप ने लखनऊ में प्रारंभ कर दिया है। मेरा यह मानना है कि अकेले यूपी को 1.5 लाख बसें चाहिए और जो भी आएगा उसके सामने एक खुला मार्केट है। देश के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्तमान में यूपी के पास है और कितनी डिमांड है, कितने जॉब दे रहा है, एक नई संभावना उसमें बन सकती है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एग्रीटेक के मामले में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का अपना एक फंड भी क्रिएट किया है। और मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश वर्तमान में खाद्यान्न उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, शुगर उत्पादन में नंबर 1 पर है, इथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। मेरा यह मानना है जितना वर्तमान में हम उत्पादन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धरती में, इससे 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य है, क्योंकि सबसे फर्टाइल लैंड हमारे पास है, सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है, अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छा मार्केट भी है। हम थोड़ा भी उसको और प्रोत्साहित कर सके। यानी यह स्थिति तब है जब अभी हमारे सभी किसानों को अच्छा बीज मिलने में कठिनाई होती है, मार्केट की कठिनाई होती है, एफपीओज उस मजबूती के साथ अभी कार्य करना प्रारंभ नहीं कर पाए, वेयर हाउस की कमी है। ये सभी चीजें अगर वहां पर उनको उपलब्ध करा दिया जाए और फूड प्रोसेसिंग के साथ और एक्सपोर्ट के साथ हम जोड़ दें, ये क्षमता वर्तमान क्षमता से 3 गुना अधिक बढ़ सकती है। और ये सामर्थ्य हम लोगों ने स्वयं भी देखी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। मुझे गोरखपुर में खेती भी देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं मंदिर में भंडारा चलाता हूं। भोजन सबको फ्री मिले, लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 लोग वहां के भंडारे में भोजन पाते हैं। लेकिन ये मार्केट से कम मंदिर की खेती से सारा सामग्री आती है। तो जब तक मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तब तक कुछ समय निकाल पाता था, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद समय नहीं निकाल पाता। खेती का प्रोडक्शन काफी नीचे आ गया, मैंने स्वयं ध्यान देना प्रारंभ किया। 3 वर्ष पहले गन्ना जो वहां पे उत्पादन हो रहा था वह लगभग यानी 2020 तक वह घट करके 6,000 कुंटल आ गया था। मैं उसके बाद पीछे पड़ा, मैंने कभी नहीं, बीज क्या है, कब बोया जा रहा है, कब सिंचाई हो रही है, कब उसमें मिट्टी चल रही है, इनको मैंने यहीं से देखना प्रारंभ किया और लखनऊ से बैठ करके बातचीत करके लोगों को करना शुरू किया।
बारे में जब पूछ रहा था, आज सुबह ही जब रिपोर्ट लेना था तो मुझे बताया गया सब 18,000 कुंटल गन्ना वहां पे लगा। मैंने बताया ना कि 3 गुना अधिक सामर्थ्य यहाँ की खेती लगती है। वर्तमान में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे 3 गुना हम आसानी से ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर के फील्ड में ये है, एजुकेशन में फिजिक्स वाला आपके सामने एक उदाहरण है, मेडिकल के फील्ड में मैं लगातार कह रहा हूं 161 मेडिकल कॉलेज की दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। लगभग अब हमारे 6 जिले ऐसे बचे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिसके लिए हमने नई पॉलिसी लेकर के आए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास बीएससी है, सीएससी भी हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर की कमी है। हमने जिलाधिकारियों को इस बारे में कहा है कि भाई आप वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से उनको सिलेक्शन करके नियुक्ति पत्र जारी करें, लेकिन तब भी लोग आते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, सिलेक्शन भी होता है, ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन नौकरी के लिए गांव में नहीं जाना चाहते। मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा कि टेली कंसल्टेशन सुविधा बनाना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अगर वर्चुअली कोचिंग क्लासेस चल सकती हैं तो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से भी हम ये सुविधा मेडिकल के फील्ड में भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा दे सकते हैं, बहुत अच्छा दे सकते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कोरोना काल में जब कोविड-19 की महामारी आई थी, कोविड-19 की महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी का आया कि भाई हर जिले में आईसीयू के बेड्स होने चाहिए। देखिए फर्स्ट फेज में उन्होंने बताया, बहुत दूरदर्शिता के साथ उन्होंने इस बारे में कहा, उन्होंने कहा हर जिले में होने चाहिए। दूसरा उन्होंने मुझसे कहा कि कोविड टेस्ट की लैब्स आप बढ़ाइए। मैं बताऊं कि जब कोविड की जांच प्रारंभ हुई तो हमारे पास कोविड जांच के लिए केवल 100 टेस्ट हम करने की सामर्थ्य थी एजीएम में। मैंने जब अपने अपर मुख्य सचिव से कहा तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, उस समय हम लगे थे, मैंने कहा 100 बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 1000 कर दिया। उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है। हमने कहा इसका संक्रमण जिस तेजी के साथ हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं, आप कर दीजिए। पैसा आपको अपने पास से नहीं देना, पैसा हम दे रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, आप इसको 1000 करिए। खैर उनके मना कर उन्होंने पहले ना में जवाब दिया, लेकिन बाद में उन्होंने तैयारी की और 1000 टेस्ट की क्षमता उन्होंने विकसित की। जैसे उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि 1000 की हमारी लैब्स तैयार हो गई हैं, मैंने कहा इसको 10,000 कर दीजिए। उन्होंने कहा सब कोई आवश्यकता नहीं, मैंने कहा करिए ना, मैं बोलूंगा। उन्होंने 10,000 की थी, तो मैंने उसी दिन कहा, मैंने उसको 1 लाख तक पूछा दिया। अरे आप क्या बोल, मैंने कहा मैंने आपसे कहा आप 100 पे आप संतुष्ट थे, मैंने कहा था 1000 करिए, मैंने कहा 1000 की आवश्यकता है। मैंने 10,000 का 10,000 टेस्ट हो रहे और सब जगह जा रहे टेस्ट। मैंने कहा 1 लाख करिए, ये समय आने वाला है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मैंने उसको बढ़ा करके 5 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की समय से अगर हम कदम नहीं उठाते, क्या कोविड महामारी में बेहतरीन प्रबंधन दे पाते? नहीं देते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले चरण में कहा था कि हर जिले में आईसीयू के 10-10 बेड बनाए जाए। मैंने जांच की तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिनमें एक भी बेड नहीं था, एक भी बेड नहीं था। तो नौकरशाही से जैसे जवाब आता, उन्होंने कहा साहब इसकी आवश्यकता क्या है? हमने कहा भी देखो, तो सोच समझ करके प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा आप इसकी तैयारी करिए। उन्होंने कहा इतना मैन पावर कहां से लाएंगे? मैंने कहा एनेस्थेटिक तो हर जिले में 1-2 तो होंगे, उनको बुलाओ,
देश का सबसे अच्छा चिकित्सा संस्थान है। मैंने कहा SGPGI में हम लोग को एक मास्टर ट्रेनर बनाएंगे। मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग उनकी रखवा दी, हर जिले से बुलवाते गए। और फिर SGPGI, KGMU और RMM, इन 3 संस्थान जो लखनऊ में है, इन तीनों संस्थानों से मैंने कहा कि काम करो, शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच प्रतिदिन अलग अलग जनपद मैंने उनको आवंटित किए और उनको कहा कि भाई आपको वर्चुअल ICU के रूप में इनको गाइड करना है। और उन जनपदों में अगर कोई समस्या होगी तो आपको फिजिकली वहां पहुंचना है। आपको जो चाहिए, आपको स्टेट प्लेन चाहिए, स्टेट प्लेन मिलेगा, आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा चाहिए, हेलीकॉप्टर मिलेगा, जो चाहिए आपको मैं सुविधा दूंगा, लेकिन वहां फिजिकली भी जाना पड़ेगा। और आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने वर्चुअल ICU कोविड-19 के दौरान प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित किए, सभी 75 जनपदों। और मेरा मानना है कि आप मेडिकल के फील्ड में टेली कंसल्टेशन हम दूर दराज के गांवों में बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकते, दे सकते। अब तो उस प्रकार के ATM भी आ गए, वे भी सुविधा दे रहे हैं, हम उस फील्ड में भी कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अन्य कार्य हम लोगों ने किया था, जो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये भी कोविड-19 के दौरान किया था। वो था बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का, BC सखी। ये कहां से कार्य प्रारंभ होता है? हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उस दौरान कामगार और श्रमिकों को भत्ता देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, क्योंकि हमें मालूम था लॉकडाउन होगा। तो लॉकडाउन के दौरान जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों को सबसे अधिक कठिनाई होगी। ये लोग प्रतिदिन कमा सके, यह संभव नहीं है। और उसी दौरान आपने देखा होगा दिल्ली से कितने बड़े पैमाने पे और अन्य महानगरों से कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने प्लान किया। जब प्लान की बहुत बड़ी संख्या होने लग गई और वो प्लान उत्तर प्रदेश की तरफ था, मेरे पास उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के पास 14,000 बसेज का बेड़ा था। तो मैंने सभी से कहा कि भाई आप लोग तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा भाई आप मास्क लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए, आपको और भी कुछ चाहिए तो आप बताइए, आपको जितनी मजदूरी चाहिए, जितना आपको पैसा चाहिए ये भी बताइए, लेकिन आपको इन लोगों को उठा करके हर जनपद में लेके जाना है। और मैंने गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, इन जनपदों में अलग अलग सेंटर बना करके इन लोगों से कहा कि भाई आप लोग अलग अलग जनपद के लोगों को उन जनपदों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का उपयोग करो। जो आता है उसको खाने के लिए भोजन मिले, पीने के लिए पानी मिले, और वाहन से उनको उन जनपदों तक पहुंचाना है। और प्रत्येक जनपद में हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया। जब मैं इस कार्य को कर रहा था तो मुझे तमाम हमारे मुख्यमंत्रीगण मुझे कहते थे ये सब क्या करना है, ये सब बवाल अपने सिर में क्यों ले लिया आपने? मैंने कहा बवाल नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। उस बेचारे की नियत है क्या, हम उसको सड़क में मरते हुए नहीं छोड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और उसके घर तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया कि नहीं आप उठाइए, कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन लोगों के लिए, लोगों को बचाने के लिए है, और ये भी उनको बचाने का एक अभियान है। इनको सुरक्षित पहुंचाने में जो योगदान कर हो सकता है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे राज्यों ने मना कर दिया, लेकिन मैं उस दौरान 40 लाख यूपी के कामगार और श्रमिकों को तो उठाया ही था। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, यहां के भी जितने लोग आए थे सबको मैं ही उत्तर प्रदेश में उनको रखा था। लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में अलग अलग जनपदों में,
और लोग कैसे याद करते, जब वो लॉकडाउन के बाद मैंने हर जिला प्रशासन से कहा था कि जब उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति होगा वह अपने घर को जाएगा, क्योंकि हम उस समय एक महीने का क्वारंटीन था, तो मैंने कहा क्वारंटीन पीरियड के बाद जब ये अपने घर को जाएगा तो उसको 15 दिन का राशन, केरोसिन और एक भत्ता, कम से कम 2000 रुपए का भत्ता उसके घर गृहस्थी को चलाने के लिए उसको उपलब्ध करवा देना और उसके घर पर उसको पहुंचाने की व्यवस्था करना। लेकिन जो यूपी के बाहर के हैं वे राशन लेके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बोझा उनके पास ज्यादा होगा, सामान उनके पास अपना भी है, लेकिन कम से कम भोजन करवा करके वे एक पैकेट भोजन उनको नाश्ते के लिए भी दे देना और पानी की बोतल भी देना। कोविड-19 के तत्काल बाद आपने देखा होगा जब 2020 में अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं बिहार विधानसभा के चुनाव में गया था, तो एक सभा को संबोधित करने के लिए मैं गया था। मैं सभा को संबोधित कर रहा हूं, तब तक पीछे से एक लड़का, एक आदमी डिब्बे को लेकर के लहरा करके मुझे कह रहा, योगी जी। तो सुरक्षा वाले उसको रोक रहे थे। सुरक्षा वाले तो रोक रहे थे इस बात को लेकर, पता नहीं ये प्रदर्शन करने के लिए आया है, डिस्टर्बेंस करने के लिए आया है, या हो सकता है कि सुरक्षा में सेल लगाने के लिए आया है। आप आश्चर्य करेंगे कि वो व्यक्ति, जब मैंने सुरक्षा वालों से मैंने कहा आने तो भाई, अकेले व्यक्ति काहे परेशान, फोर्स फील्ड में रोक रहे थे। मैंने कहा ले लो उसको नजदीक आने दो, बॉम्बे होगा तो इतना लंबा थोड़ा फेंक देगा उनकी जो। मैंने कहा मैं तो मंच पे हूं, लेकिन जितने नजदीक आ सकता है तो आया। उसने कहा योगी जी डिब्बा आपने मुझे दिया। मैंने कहा साहब फलाने जिले में मैं था और जब गए वहां से तो वहां के प्रशासन ने हमें भोजन का पैकेट दिया था चाहते, और इसी को हमने अपनी सरकार को दिखाया था, देखो योगी जी ने हमें आधे समय में भोजन दिया। तो लेकिन जब मैं वहां से प्रस्थान किए तब भी तो मंच पे जो लोग थे मुझे देखने लगे, कहा ये क्या है। मैंने कहा कोरोना के दौरान जब लोग भगाए जा रहे थे तो यूपी उनको भोजन खिला रहा था। उन्होंने कहा कि आपने सब बिहार के लोगों को खिलाया। मैंने कहा बिहार के लोगों को तो खिलाना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारी माता सीता तो उसी बिहार की रहती है, उनको तो हम लोग खिलाएंगे ही खिलाएंगे। देखिए गरीब या किसी व्यक्ति के लिए कुछ करेंगे तो भारत की परंपरा है, वह उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। और मैं उस युवा को इस बारे में कहूंगा कि वह व्यक्ति, उसके पास शब्द थे जो उस डिब्बे को संभाल कर गया था। अक्सर होता खा करके लोग फेंक देते, फेंका नहीं था, उस खाली डिब्बे को संभाल के रखा। उसने कहा था ये आपने आपके यहां से मुझे मिला था, मैंने इसी में भोजन दिया था। आप देखिए 6 महीने के बाद उस व्यक्ति ने संभाल के रखा हुआ था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कार्य आज के दिन पर हम लोगों को करने की आवश्यकता है। आप जॉब क्रिएटर तो हैं, जो रिपोर्ट यहां पे अभी प्रस्तुत की, जो प्रेजेंटेशन मोहनदास जी ने अपने प्रस्तावना में यहां पर हम सबके सामने प्रस्तुत की है, जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने पिछले 7-8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो कदम उठाए हैं और जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है, मेरा यह मानना है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम लोगों के जो कदम हैं वह मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे एडवाइजर राजू साहब यहां पर मौजूद हैं, ये सभी लोग उसको बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और आप सभी का भी इसमें हम लोग एक तो सहयोग लेने के आकांक्षी हैं कि इस दिशा में आपके सहयोग की आवश्यकता है।
मानना है 2029 तक हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वे सभी आधार हम लोगों ने यूपी के अंदर तैयार कर दिए। अब केवल उसमें मजबूती के साथ डबल इंजन की गाड़ी को मजबूती के साथ आगे बढ़ा देना है, और वह आगे बढ़ेगी, कोई कारण नहीं कि न हो सकता। अब तक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए हैं, और जो टारगेट तय किया था अलग अलग पैरामीटर पर, अलग अलग इंडिकेटर के, वह अपने टारगेट को अब तक अचीव किए। आगे भी मेरा ये मानना है कि हम उसको अचीव करने में और भी अच्छे ढंग से सफल होंगे, और अकेले महाकुंभ ही 3.5 लाख करोड़ रुपए की हमें ग्रोथ देगा यूपी की। आपको विश्वास कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? अयोध्या में 20 दिन में 700 करोड़ रुपए चढ़े श्री रामचंद्र को, कोई कल्पना कर सकता है? एक एग्जाम्पल मैं प्रयागराज का आपको दे रहा हूं। नवंबर में हमें एक प्रस्ताव मिला था प्रयागराज में, एक सज्जन ने कहा कि साहब मैं यहां 12 ज्योतिर्लिंगों का एक रेप्लिका तैयार करना चाहता हूं, हमें लैंड दे दीजिए। नगर निगम से कहा गया कि मैं देखो विचार करो। 2 शर्तें रखी गई। एक, रेप्लिका तैयार होगी तो प्रधानमंत्री जी जिस पर ध्यान देते हैं कि कोई भी, यानी जितना भी वेस्ट है, ये वेस्ट नहीं, वेस्ट को वेल्थ में बदलने की, तो ये शर्त हुआ कि वे जितना भी रॉ मटेरियल स्टील का स्क्रैप जितना भी होगा, इससे रेप्लिका तैयार होनी चाहिए, इससे और प्लास्टिक से। सहमत था। दूसरी शर्त यह थी कि भाई भारत के मानचित्र पर, भारत के नक्शे पर, जो भारत का मैप है, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग और 6 अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उसके हिसाब से ही उन्हें रखना पड़ेगा। उसने दोनों शर्तें स्वीकार की। जनवरी 1 वीक में उसने तैयार किया, 14 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट किए। जनवरी 1 वीक में उसने तैयार किया। मैं गया, मैंने उसको उद्घाटन किया, मैंने देखा भी। उसने केवल रेप्लिका तैयार की और एक वीडियो, ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसने उस ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से वहां पर प्रस्तुत किया। हर एक ज्योतिर्लिंग के पास उस ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकाल के बारे में, काशी विश्वनाथ के बारे में, केदारपुरी के बारे में, सब जगह की 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी आए। संजोग से उसके 2 दिन पहले भी मैं प्रयागराज में था, तो मैंने पूछा वहां पे, मैंने कहा क्या रिजल्ट है उसका शिवालिक पार्क का। उसका नाम शिवालिक पार्क है। 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 21 दिन उसका जो प्रॉफिट था वो 200 गुना था। यानी 14 करोड़ तो अपना कमा ही लिया, 14 करोड़ की कमाई नगर निगम को भी दे दी। ये यूपी की पोटेंशियल है, और इसी सामर्थ्य के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। इस सामर्थ्य में आपका अनुभव, आपका इनोवेशन यूपी को देश की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अलग अलग फील्ड में जो देश को एक नई दिशा देने का काम किया, खासतौर पर यूथ को। आपका जो यूनिकॉर्न है अलग अलग फील्ड से जुड़ा हुआ है, और लोगों को, खासतौर पर हमारी यूथ को, उसकी एक नई प्रेरणा है इसके लिए। वह देश के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल यूथ ही। देखिए हमारे पास एक कलेनी मिल्क प्रोड्यूसर है बुंदेलखंड। 2019 में
5 महिलाएं आई थी मेरे बुंदेलखंड दौरे के दौरान आई थी मेरे पास। उन्होंने कहा साहब जो है हमें नौकरी दे दीजिए। मैंने कहा मैं कौन क्लास तक पढ़ी है? तो किसी ने कहा 5वीं पास है, किसी ने कहा 8वीं पास है। तो मैंने कहा मैं कौन सी नौकरी करना है? खैर हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि भाई इस पे काम करो। वहां की कुछ पैसा अगर राज्य सरकार से हम दें और एक मिल्क प्रोड्यूसर के का गठन करते हुए ये लोग कार्य प्रारंभ करें कि ट्रेनिंग हो जाए, इस कार्य प्रारंभ करें। ट्रेनिंग कराई गई, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका टर्नओवर इस समय 1500 करोड़ का है। उनके साथ जुड़ी है इस समय 42,000 महिलाएं। और उससे भी अच्छा काम कर रही है आगरा के अंदर ही एक मिल्क प्रोड्यूसर। ये बाद में भी हमने 2 साल पहले प्रारंभ किया है, उससे बेहतरीन उसका प्रदर्शन। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की अनंत संभावनाओं में जो सामर्थ्य छुपी हुई है, आपका अनुभव उसको आगे बढ़ाने में, ढेर सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करने में सहायक हो सकता है। मुझे यहां पर आज इस यूनिकॉर्न कॉन्क्लेव में आप सबने आमंत्रित किया है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आपके इस योगदान के लिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं आप यूपी के साथ आइए। यूपी हर प्रकार से सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़ा। नचकेता जी दोपहर हमारे पूरी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महाकुंभ में व्यस्तता के कारण हमारी पूरी टीम इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुटी हुई थी, लेकिन अब उनको हम वहां से थोड़ा सा निकालना है कि मैं वहां से हट करके आप राज्य की उसको ध्यान देना शुरू कर दिए। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बहुत कुछ यूपी के अंदर हो सकता है। उस सामर्थ्य में आप सबके योगदान की मैं अपेक्षा करता हूं। उसी आकांक्षा के साथ मैं आज यहां पर आया हूं। एक बार फिर से मोहनदास जी आपका भी और आपकी इस पूरी टीम का, जिसमें इन सभी युवाओं ने जो योगदान किया है, जिसमें अमन जी हैं, विदेश जी हैं, आकाश चौधरी जी हैं, श्रीमती मेघना जी हैं, सबको मैं जितने भी देश भर से आए थे